तो गाइस, अगर आप लोगों ने मेन स्ट्रीम पॉपुलर बैटल शोनिन एनीमे देखे हैं तो आपने ज़रूर ही नोट किया होगा एक ऐसे कैरेक्टर को जो कि एक टाइम पे स्टोरी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर था। वो इतना पावरफुल था कि कोई भी उसे चैलेंज करने की हिम्मत नहीं करता था। एक तरीके से वो इनविंसिबल था, जिसके कारण उसे लेजेंड का दर्जा भी हासिल था। लेकिन ये सारी तो हो चुकी होती हैं पास्ट की बातें, क्योंकि प्रेजेंट में ये कैरेक्टर हो चुका है बूढ़ा, जिसके कारण वो अपनी फुल पोटेंशियल पे तो नहीं लड़ सकता है, पर वो इतना भी कमज़ोर नहीं है कि अच्छों को धूल ना चटा पाए। लेकिन वो इतना भी पावरफुल नहीं है कि उसे इनविंसिबल का टैग मिले और उस जैसा पावरफुल कोई दूसरा कैरेक्टर एग्जिस्ट ना करता हो। अब जब स्टोरी शुरू होती है तो इस कैरेक्टर को अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया जाता है। इसके काफ़ी सारे फॉलोअर्स होते हैं जो कि इसकी रिस्पेक्ट करते हैं और इसे एक लेजेंड मानते हैं। इन सब चीज़ों को देखकर फैंस के मन में भी इस कैरेक्टर के प्रति काफ़ी ज़्यादा हाइप जनरेट होती है और वो देखना चाहते हैं कि कब ये कैरेक्टर लड़ेगा और अपनी पावर्स एंड एबिलिटीज़ दिखाएगा। अब धीरे धीरे करके स्टोरी काफ़ी आगे बढ़ जाती है, लेकिन उसके बाद भी इस बूढ़े कैरेक्टर की फाइट का मुहूर्त नहीं निकलता। लेकिन फिर एक ऐसा मोमेंट आता है जब एक बहुत बड़े विलन के सामने इस बूढ़े कैरेक्टर की फाइट को सेटअप किया जाता है और उस मोमेंट पे इतनी ज़बरदस्त फाइट होती है जिसको देखकर फैंस को बिल्कुल मज़ा आ जाता है। जिसमें कि ये बूढ़ा कैरेक्टर बता देता है कि उसे लेजेंड क्यों कहा जाता था। वो अपनी सारी पावर्स एंड एबिलिटीज़ का शोकेस करता है, आखिरी सांस तक लड़ता है, लेकिन उसके बाद भी उस बड़े विलन को नहीं हरा पाता। अब भले ही हमारा हीरो इस बैटल को जीतने में कामयाब ना हुआ हो, लेकिन वो फैंस के दिलों को जीतने में कामयाब हो चुका है और उसके बाद में उसका चैप्टर हमेशा के लिए हो जाता है क्लोज। तो अभी जो मैंने स्टोरी लाइन सुनाई है उसको सुनने के बाद में तुमको ये बताना है कि मैं किस कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ। हो सकता है किसी के दिमाग में 2 कैरेक्टर्स के नाम आए, किसी के दिमाग में 3, लेकिन मेरे दिमाग में तो अभी 5 कैरेक्टर्स के नाम क्लिक हो रहे हैं। जिसका मतलब ये है कि ये स्टोरी लाइन और इस तरीके का पैटर्न काफ़ी ज़्यादा कॉमन है और बहुत सारे पॉपुलर शोनिन एनीमे के अंदर यूज़ किया जा चुका है। अब जिन लोगों ने वो एनीमे देखे है वो समझ जाएंगे कि मैं किन किन कैरेक्टर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन स्पॉयलर्स का ध्यान देते हुए मैं उन कैरेक्टर्स के बारे में इस वीडियो में कुछ भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि वैसे भी उन कैरेक्टर्स की स्टोरी लाइन को बहुत अच्छी तरीके से कंक्लूड किया गया। उनको वो रिस्पेक्ट मिली, वो ट्रिब्यूट मिला जो कि वो डिजर्व करते थे, सिवाय एक को छोड़ के, और उस कैरेक्टर का नाम है शिगेकुनी गेनयुसाई यामामोटो। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे यामामोटो की एंडिंग बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग थी और कैसे वो इससे बहुत ज़्यादा बेटर डिजर्व करता था। जब सोल सोसाइटी आर्क शुरू होता है और सारे कैप्टन्स को दिखाया जाता है, तभी से मैं यामामोटो का बहुत बड़ा फैन हो गया था, क्योंकि एक तो उसकी इंग्लिश डब में इतनी ज़्यादा बैडएस आवाज़ थी, ऊपर से वो सारे कैप्टन्स का कैप्टन यानी कि हेड कैप्टन था, और फिर उसके कैरेक्टर डिज़ाइन के बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ। जब भी उसको देखता था मुझे हमेशा ही भीष्म पितामह की याद आती थी, यानी कि भले ही वो स्टोरी का सबसे ज़्यादा बूढ़ा कैरेक्टर है लेकिन साथ में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भी है। सोल सोसाइटी आर्क के क्लाइमैक्स में जब यामामोटो शिनचुई और उकीटाके से लड़ता है, उस पॉइंट पे पता लग जाता है कि कोई भी शिनिगामी यामामोटो को 1-on-1 फाइट में नहीं हरा सकता है, और इसीलिए मेरे को इसकी फाइट और इसकी बानकाई का बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। लेकिन चूंकि यामामोटो एक बूढ़ा कैरेक्टर था जिसको कि लेजेंड का दर्जा हासिल था और इस टाइप के कैरेक्टर्स में दूसरे एनीमे में भी एग्जीक्यूट होते हुए देख चुका था, तो मेरे को समझ में आ गया था कि यामामोटो की अभी जल्दी में तो फाइट नहीं होने वाली है। इसकी प्लॉट में बहुत बाद में फाइट होगी और किसी ऐसे कैरेक्टर से फाइट होगी जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और हो सकता है कि वो यामामोटो की बिल्कुल आखिरी फाइट हो। फिर काराकुरा टाउन आर्क में जब यामामोटो आइजन से लड़ने आता है तो सभी फैंस को ऐसा लग रहा था कि यही वो फाइट है जिसमें कि यामामोटो अपनी बानकाई को रिवेल करेगा। फाइनली यामामोटो की 1-on-1 बैटल होने वाली है, लेकिन इससे पहले कि ऐसा होता, आइजन यामामोटो की जानपाक्टो को सील कर देता है, जिसके कारण फैंस की एक्सपेक्टेशन वहीं टूट जाती हैं। हालांकि ये फाइट थी बहुत अच्छी, लेकिन ये वैसी फाइट नहीं थी जो कि यामामोटो के फैंस को सेटिस्फाई कर पाए। और उसके बाद आता है 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क, जिसमें कि क्विंसी सोल सोसाइटी पे अटैक करते हैं और यामामोटो के ल्यूटिनेंट को टपका देते हैं। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि ब्लीच में इतने सारे रेलिवेंट कैरेक्टर्स हैं, लेकिन उसके बाद भी इतने ज़्यादा इररेलिवेंट कैरेक्टर को क्यों मारा गया? आखिर यामामोटो का ल्यूटिनेंट ही क्यों? ये सीधा सीधा इंडिकेशन था इस बात का कि यामामोटो की बैटल को सेटअप किया जा रहा है। और बाद में हमें पता लगता है कि यामामोटो का राइवल है युआज, जिसका कैरेक्टर डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा बैडएस था, जो कि यामामोटो को पहले से जानता था। इनफैक्ट उनकी पहले से दुश्मनी थी और वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसने केनपाची को 1 शॉट में हरा दिया था। अब यामामोटो जब गुस्से में बैटल फील्ड में उतरता है तो सबसे पहले तो वो उसे भस्म करता है जिसने उसके ल्यूटिनेंट को हराया था। उसके बाद वो सीधा जाता है युआज के पास में
इसका मतलब ये है कि फाइनली वो टाइम आ चुका है जब यामामोटो की 1-on-1 बैटल होगी और उसकी बानकाई देखने को मिलेगी। और यामामोटो बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करता, क्योंकि वो बैटल के शुरू में ही अपनी बानकाई रिवील कर देता है और एक के बाद एक 4 अटैक चलाता है जो कि बहुत ही ज्यादा एपिक थे। यहाँ तक तो बहुत मजा आ रहा था, लेकिन उसके बाद एक ऐसा इवेंट होता है जो कि इस एक्साइटमेंट को रेट्रोस्पेक्टिवली डिसअपॉइंटमेंट में चेंज कर देता है। इतने टाइम से जो क्विंसी यामामोटो से लड़ रहा था, हमको लग रहा था कि वो युआच है, लेकिन अब ये पता लगता है कि वो लॉयड है। और यहीं से शुरू होती हैं इस बैटल में प्रॉब्लम्स। देखो, जिस तरीके से कैप्टन्स को पावर के बेसिस पे रैंक किया जा सकता है ना, उसी तरीके से क्विंसीज को भी किया जा सकता है। और अनफॉर्चुनेटली लॉयड उस पावर स्केलिंग में क्विंसी के स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स की लिस्ट में नहीं आता। तो इतना कमजोर होने के बाद में भी अगर वो कैनपाची को एक शॉट में हरा देता है और यामामोटो की 3 बानकाई को डॉज कर जाता है ना, तो इसका मतलब ये है कि उसने ब्लीच की दुनिया के पावर स्केलिंग के रूल्स तोड़ दिए। ये एक तरीके की पुअर राइटिंग है। इसका मतलब ये है कि कुबो किसी भी कमजोर कैरेक्टर को कितना भी स्ट्रॉन्ग दिखा सकता है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा इस बैटल के साथ में एक दूसरी प्रॉब्लम ये भी थी कि अगर यामामोटो वर्सेस युआच के नाम पे इस फाइट को सेटअप किया गया था, अगर इन दोनों की राइवलरी और बैक स्टोरी दिखाई गई थी, अगर इस बैटल को इन दोनों के नाम पे सेल किया गया था, तो फिर इन दोनों ही कैरेक्टर्स की फाइट होनी चाहिए थी। क्योंकि युआच पावर स्केलिंग के मामले में यामामोटो से बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है। वो परफेक्टली केपेबल है कि कैनपाची को एक शॉट में हरा दे और यामामोटो की 2-3 फॉर्म्स ऑफ बानकाई को सर्वाइव कर जाए। तो मेरे हिसाब से अगर युआच ऐसा करता तो ज़्यादा सेंसिबल होता, बजाय इसके कि लॉयड ने ऐसा कुछ किया। फिर इसके अलावा इस फाइट की जो पेसिंग थी वो भी मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इस फाइट को एटलीस्ट 2-3 एपिसोड तक घसीटा जा सकता था, लेकिन सिर्फ एक ही एपिसोड में ख़त्म कर दिया। यामामोटो आधे ही अपनी बानकाई को निकाल लेता है, जो कि इनको बिल्कुल भी सेंसिबल नहीं लगा। क्योंकि आप ये सोचो कि कौन सा रेसलर होगा जो कि आधे से ही अपना फिनिशिंग मूव लगा दे। बेटर ये होता कि इस बैटल की शुरुआत थोड़ी सी जनरल तरीके से होती, जैसे कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट, स्वॉर्ड फाइटिंग, हार्डो वर्सेस कीडो वाली बैटल। और फिर युआच जब थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता तो फिर यामामोटो अपनी बानकाई को निकालता। और जिस तरीके से यामामोटो ने अपनी बानकाई को रिवील किया, ऐसा लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा जल्दी में है। उसने 4 फॉर्म्स एक ही एपिसोड में दिखा दिए। मेरे हिसाब से तो जब उसने पहला फॉर्म रिवील किया था, तो फिर उसको सेकंड फॉर्म में जब ही जाना चाहिए था जब पहले फॉर्म से बात नहीं बनती। लेकिन ऐसा लग रहा था कि कुबो को बहुत ज़्यादा जल्दी है यामामोटो की बानकाई को फटाफट दिखाकर उसे निपटाने की। अब देखो, इस बैटल में कुछ ऐसे विजुअल्स थे जो कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आए थे, लेकिन अल्टीमेटली मेरी इस बैटल से बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि मैंने 6 साल इस बैटल का इंतज़ार किया था और यामामोटो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट कैरेक्टर था। अब अगर इस बैटल का कंपैरिजन मैं दूसरे एनिमे के लेजेंडरी बूढ़े कैरेक्टर्स की लास्ट स्टैंड वाली बैटल से करूं, तो फिर शायद इस बैटल को मैं सबसे नीचे प्लेस करूंगा। क्योंकि दूसरे एनिमे के जो लेजेंडरी बूढ़े कैरेक्टर्स हैं, उन्होंने जो बैटल लड़ी है वो बहुत ही ज़्यादा हाई स्केल की थी, और ये बैटल उन बैटल के सामने कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर नारुतो में जब ओरोचिमारू हिडनली विलेज पे अटैक करता है, तो थर्ड ओकागे और उसकी बैटल कम से कम 6-7 एपिसोड तक चलती है। हालांकि पूरे एपिसोड में उनकी बैटल नहीं दिखाई गई थी, लेकिन टाइम स्केल के हिसाब से वो बैटल काफ़ी लंबी थी। और फिर जब थर्ड ओकागे मर जाता है तो उसका प्रॉपर फ्यूनरल होता है और एक पूरा एपिसोड डेडिकेट किया जाता है, जिसमें कि सारे कैरेक्टर्स उसके साथ की मेमोरीज को याद करते हैं। सेम इसी टाइप का ट्रिब्यूट यामामोटो भी डिजर्व करता था। एक पूरा डेडिकेटेड एपिसोड होना चाहिए था जिसमें कि हर कोई यामामोटो के साथ की अपनी मेमोरीज को याद करे, लेकिन एक बच्चों वाले रीजन के कारण उसको ट्रिब्यूट नहीं दिया जाता। ट्रिब्यूट किसको दिया जाता है? उल्टा उसके ल्यूटिनेंट को, तो जो कितना ज़्यादा सेंसलेस था। मेरे को नहीं पता कि दूसरे ब्लीच फैंस इस बारे में क्या फील करते हैं, लेकिन अगर यामामोटो और युआच की बैटल 2-3 एपिसोड तक चलती और दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे को खूब पीटते, उसके बाद यामामोटो बड़ी ही मुश्किल से हारा जाता और उसके बाद उसको एक परफेक्ट ट्रिब्यूट दिया जाता, तो मेरे हिसाब से ये एक परफेक्ट फेयरवेल होता इतने ज़्यादा लेजेंडरी कैरेक्टर के लिए।